हमारे इस भारत देश में ब्रिटेन का दो तरह से राज था। पहला कंपनी का राज और दूसरा ताज का राज। 1857 से शुरू हुआ ताज का राज और 1947 में ख़त्म हो गया। इससे पहले यानी कि 1857 से पहले 100 वर्षों तक कंपनी का राज था। आओ जानते हैं कि किस तरह भारत में कंपनी का राज कायम हुआ। दोस्तों, कहते हैं कि मुग़ल सम्राट जहांगीर के कारण भारत में गुलामी का एक नया दौरा शुरू हुआ था। हालांकि इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद भी हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, जिसे बाद में जहांगीर की उपाधि दी गई थी। उसका पूरा नाम मिर्ज़ा नूर उद दीन बेगम मोहम्मद खान सलीम था। उसके पिता का नाम अकबर था। दोस्तों, अकबर वही जिनके नवरत्न बहुत ही ज़्यादा विख्यात थे, जिनकी पत्नी का नाम जोधा था। दोस्तों, बात है 31 अगस्त 1569 की। फतेहपुर सीकरी में उसका जन्म हुआ और 28 अक्टूबर 1627 को राजौरी यानी कि कश्मीर में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी 6 पत्नियां और 10 बच्चे थे। उसके सबसे खास बेटे का नाम शाहजहाँ था। उल्लेखनीय यह है कि जहांगीर ने ही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भारत में मुग़ल, सिख, मराठा, राजपूत, बहमनी, अहोम, तुलु, अरावती, त्रावणकोर, काकतीय आदि राजवंशों या राजाओं का शासन था। अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत के अधिकांश भूभाग पर जाट, क्षत्रियों, राजपूतों, सिखों और दक्षिणी के शासकों का राज था। पश्चिम में सिंधु, बलूचिस्तान, हिंदू कुश, मुल्तान, पंजाब, पश्तून आदि जगहों पर पूर्णतः इस्लामिक सत्ता कायम हो चुकी थी। दिल्ली, बंगाल, मैसूर जैसे हिंदू बाहुल्य जगहों पर मुस्लिम शासकों का शासन हो चुका था, जिनकी लड़ाइयाँ अक्सर करके मराठा, राजपूत, सिख और दक्षिण के राजाओं से जारी थी। वे चाहते थे कि यहाँ पर भी हमारा पूर्ण अधिकार हो। मुग़ल साम्राज्य यानी कि मुस्लिम शासक। एक समय था कि जबकि राजपूत, मराठाओं और सिखों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अंग्रेज़ों का साथ उस समय मुस्लिम शासकों ने दिया। फिर एक समय ऐसा आया कि मुस्लिम शासक को हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने राजपूतों और सिखों को अपने साथ लिया और इस तरह अंग्रेज़ों ने दोनों पक्षों को अपने लिए कार्य करने पर मजबूर कर दिया। यानी कि उसने राजपूतों, सिखों को भी अपनी तरफ कर लिया और उधर से मुसलमानों यानी कि मुग़लों को भी अपनी तरफ कर लिया और दोनों को आपस में लड़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में ब्रिटेन का शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया मुग़लों के द्वारा। यही लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी, जिसे पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। उत्तर भारत में 1665 से 18 तक सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेषाधिकार देकर भारत में व्यापार करने की छूट दे दी जहांगीर ने, और कंपनी ने मिलाकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में ले लिया था। यानी कि ये लोग मुग़लों को अपनी तरफ करके और हिंदू राजाओं के ऊपर आक्रमण कर दिए और उनका राज्य हड़प लिए। दूसरी ओर यह देखते हुए दक्षिण भारत में 1640 ईस्वी में विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा ने इस कंपनी को चेन्नई के एक भूभाग पर कारखाना लगाने की अनुमति दे दी। इस जगह को उन्होंने दहेज के रूप में पाया था, जो एकदम ही टापू के जैसे था। वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया और वहीं से युद्धों का नियम और निर्णय वहीं से किया जाने लगा। अंततः दोस्तों, बात है 1668 ईस्वी में इसको केवल 10 पाउंड सालाना के किराए पर ख़रीदा गया, जो टापू ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था। इसके बाद 1669 और 1677 ईस्वी के बीच कंपनी के गवर्नर जोराल वर्ल्ड ने
आधुनिक बम्बई नगर की नींव डाली। यह क्षेत्र में बाद में अंग्रेजों के व्यापार और युद्ध का गढ़ बन गया था, जो बम्बई नगर की नींव रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाने वाले मुगल सम्राट जहांगीर को और उसके बाद सम्राट शाह आलम द्वितीय और सहायसा कंपनी की फौजों को बढ़ाते हुए देखता रहा। उसके देखते देखते कंपनी ने मैसूर के मुस्लिम राज्य को हड़प लिया और हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। हालांकि वह इस बात से संतुष्ट होता रहा कि कंपनी ने मराठों और राजपूतों को भी उखाड़ फेंकने के लिए अभियान चला दिया है। वो होता है ना दोस्तों कि अपने घर में आग लगी लेकिन अगर सामने वाले की बच गई तो उससे ज़्यादा लग जाती है। ठीक वही स्थिति थी उस समय भारत के राजाओं की। डेविड ऑटरलोनी, जो कंपनी की सेवा में एक मुख्य सेनानायक था, मराठों से दिल्ली की रक्षा की। वारेन हेस्टिंग्स उनका नाम था। 1813 से 1823 के प्रशासन काल में मराठों के कमज़ोर होने के बाद तो मुगल सम्राट वस्तुतः कंपनी का एक रिटायर्ड और पेंशन युक्त कर्मचारी बनकर रह गया। 1929 ईस्वी में असम, 1843 ईस्वी में सिंध, 1849 ईस्वी में पंजाब और 1852 में दक्षिण का बर्मा भी कंपनी के शासन में आ गया। बर्मा वर्तमान में म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार से पेशावर थे कंपनी का पूर्ण आधिपत्य था। कंपनी ने ब्रिटिश सेना की मदद से धीरे धीरे अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया और लगभग संपूर्ण भारत पर अपना झंडा लहराई दिया। उत्तर और दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम शासकों के सहित सिख, मराठा, राजपूत और अन्य शासकों के शासन का अंत हो चुका है। कंपनी की शक्तियों को कमज़ोर करने के बाद ब्रिटिश सेना ने भारत पर अधिकार कर लिया और फिर शुरू हुआ ब्रिटिश का ताज का शासन। दोस्तों, जिसे हम ब्रिटिश का शासन कहते हैं वो वास्तव में ताज का शासन था और उससे पहले कंपनी का शासन था 1857 के पहले। धन्यवाद दोस्तों।